लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र कुमार मलिक एडवोकेट आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी आने वाली लॉ से संबंधित सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जी, गुड इवनिंग क्लास। जी, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसा चल रहा है? जी, जो अमेंडमेंट की हो रही थी बात आज आई गई, वो सब सारे बदला कानून बदला चल रहा है। हाँ, हम लोग ने बहुत बार रिक्वेस्ट की सरकार से ना। हमारी क्लास में बार बार मुद्दा उठता था कि संशोधन नहीं हो रहे हैं, संशोधन नहीं हो रहे हैं। तो अंततोगत्वा हमारी बात सुनी गई और हमारे जो मेजर एक्ट हैं, जिनको हम बोला जाता है, जॉइंटली बोलते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनके स्थान पर बिल्कुल नए क्लेवर में आपको सब नज़र आने वाला है ना। तो ये तीनों ही कानून जो हैं हमें नए सिरे से देखने और समझने पड़ेंगे। अब आपके जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट कौन कौन से सन के थे भाई? ये आईपीसी का सन क्या था कल्पना? सर 1860, 45 ऑफ 1860। और आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट था ये 1872 का था। एविडेंस 1872। और जो सीआरपीसी थी वो 1973 की थी। 1973। ठीक है। तो अब इनके स्थान पर आपको कौन कौन से कानून देखने को मिलेंगे भाई? जी, कोई बताएगा? जी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जी सर, हेलो। हाँ बोलिए। सीआरपीसी को जो इन्होंने, हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। सर मेरी वही, हाँ जी सर। सर सीआरपीसी का जो नया इन्होंने नाम दिया है वो बीएनएसएस दिया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। जी जी जी। इसमें सर कुल धाराएं होंगी 533। अच्छा। और सर जो आईपीसी है उसको नाम दिया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023। कुल धाराएं 356 होगी सर, इसमें कटौती की गई है धारा। तो यानी कि सीआरपीसी जो 484 धारा होती थी पिछले वाली में ना, जी जी, वो 533 हो गई सर, वो बढ़ गई है। इसमें बढ़ोतरी बड़ी हुई सर। और आईपीसी, और सर आईपीसी में सर कटौती हुई, 356 धाराएं अब इसमें रह जाएंगी, 511 थी पहले। और सर एविडेंस एक्ट है जिसको बीएसबी, भारतीय साक्ष्य बिल 2023, कुल धाराएं 170 है सर इसमें, और पहले 167। यानी कि 3 धाराओं का इजाफा जो है वो साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर जो भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता बोला जा रहा है कि बिल बोला जा रहा है अभी उसको? बिल सर, बिल। अभी वो बिल बोला जा रहा है, एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही ऑनरेबल प्रेसिडेंट की उस पर मोहर लग जाएगी। जी सर। अभी तो चूंकि वो विचाराधीन है, अभी संसद के समक्ष, संसद के पटल पे रखा गया है, और अभी वो कहाँ है? अभी जो एक्सपर्ट कमेटीज़ हैं संसद की, उनके पास भेजा जाएगा, है ना। तो कुल मिला के बिल्कुल नवीनीकरण कर दिया गया है लॉ का, और एक राजद्रोह वाला जो सेक्शन था उसको रिपील ही कर दिया है। 124 को तो बिल्कुल हटाएंगे। हाँ, राजद्रोह नाम की चीज़ अब बाकी नहीं है हमारे कानून में, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। और राजद्रोह का जो मामला था वो इंग्लिश पीरियड से, इंग्लिश का जो शासन था वो कैसा था हमारे यहाँ? वो राजतंत्र चल रहा था ना भाई। हम लोग क्वीन के
कॉलोनी थी यहाँ पे इंडिया में जो है, ब्रिटिश शासन चल रहा था। और ब्रिटेन में कैसा शासन है आज भी? ब्रिटेन में कैसा शासन है? सर वहाँ राजतंत्रात्मक शासन है आज भी। हाँ, तो हालांकि वो एक प्रतीकात्मक ही रह गया है। रानी और राजा के जो अधिकार हैं वो बड़े सीमित हैं। वो तो एक ये है सर कि वहाँ सर प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ से राष्ट्रपति तो है नहीं, प्राइम मिनिस्टर है सर वहाँ पे। हाँ, पर राष्ट्रपति के स्थान पे वहाँ वो और ये राजा है। राजा है। जी 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 जी। तो जो भारतीय साक्ष्य बिल है, साक्ष्य बिल में कितनी धारा बताई? 170 धारा बताई आपने। 170। जी सर। पहले 167 धारा होती थी। जी सर, 167। हाँ, अब इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, ये परिवर्तन तो इनका डीपली जब अध्ययन करेंगे हम लोग, तभी समझ आएगा कि भाई चेंजेस क्या क्या हैं, है ना। अब समस्या ये आएगी, हम जो परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग हैं कि तत्काल कोई एग्ज़ाम आने वाला है तो उसमें पुराने एक्ट रखे जाएंगे कि नए वाले रखे जाएंगे। हालांकि ये तो एक ऐसा पोर्शन है कि ये तो नए वाला ही इंट्रोड्यूस करे जाएगा, ठीक है ना। पुराने कानून की जो किताबें हैं वो ऐसा तो नहीं है, रिपील सेक्शनों को भी कई बार से पूछ रहे हैं, उनके बारे में जो रिपील हो गए उन सेक्शनों को भी पूछ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा सवाल आ जाता है। लेकिन मेनली अब जो हमारे सिलेबस तैयार किए जाएंगे परीक्षा के, आने वाली परीक्षाओं जो भी होंगी उनके नोटिफिकेशन में, अब ये मान के चलिए कि ये तो इसी सत्र में ये क्लियर हो जाएगा, है ना भाई। लोकसभा राज्यसभा से पास करा के ये राष्ट्रपति महोदय की मोहर जो है तत्काल लगी जानी है। और इसमें बहुत सारे चेंजेस ऐसे हम न्यूज़ में सुन रहे हैं। अभी तो ये है कि जो कानून सामने आएंगे उन्हें डीपली पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या कहानी बनने वाली है। फिर सर आप ना टीआरपीसी को यहीं पे स्टॉप करके और सर वो एक्ट पढ़ाएं जिसमें अमेंड ना हुआ है, क्या, ताकि फिर हम उसको नए सिरे से तभी एक बार फिर से पढ़ लें। हाँ, मेरा इरादा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर लें। जी सर। सर मैं ये कह रहा सर, अभी तो सर जो परीक्षा होगी सर इससे पुराने वाली से होगी सर, अभी नए वाली से कहाँ हो जाएगी सर? नहीं, अभी तो चलो लागू नहीं हुआ। अरे लागू होने में देर नहीं है शर्मा जी, आप ये मान के चलिए। हैं जी, लागू होने में समय नहीं है। ये आप ये जो सत्र चल रहा है इसी सत्र में सब रेडी करके जी अभी मान के चलिए कि आप आने वाले हफ्ते में राष्ट्रपति महोदय की सैंक्शन भी मिल जाएगी। और एनफोर्समेंट जो है इनका फटाफट करेंगे ये लोग। जब इन्होंने रेवेन्यू कोड लागू किया था तो उससे पहले देने की तैयारी कर रहे थे, और जैसे ही रेवेन्यू कोड 2016 में इन्होंने लागू किया तो तुरंत उसी में से क्वेश्चन आने लगे। आज भी कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, रेवेन्यू कोड लागू होते ही इन्होंने सिलेबस में से वो जो जमींदारा उन्मूलन अधिनियम हुआ करता था उसके स्थान पे तो राजस्व संहिता आई थी, है ना। तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अभी जो हम लोग आईपीसी में पढ़ रहे थे, जो चैप्टर 4 में क्या था आईपीसी में? साधारण अपवाद। हाँ, वो अब अध्याय 3 में दिखेंगे। आने नए वाली जो मतलब कि इसको नए वाली आईपीसी बोलिए अभी, बाकी नाम क्या रखा गया है उसका? भारतीय न्याय संहिता। तो सर फिर अब तीनों एक्ट तो ना करेंगे तो यार हम दोबारा?
क्या कह रहे हैं शर्मा जी? ऐसा होगा। मैं कह रहा सर तीनों एक्ट छोड़ दो सर, ये क्या नाम, तीनों छोड़ दो सर अभी, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस। हाँ, इनको तो होल्ड पे ही रखना पड़ेगा। ये तो आपको है, हाँ लेकिन एक एडवोकेट के लिए इनको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जितने मैटर अब से पीछे वाले हैं अमेंडमेंट से इससे पहले, वो तो सब पुराने से ही चलेंगे। तो पुराना भी पढ़ना रहेगा और नए के लिए, आगे के लिए, एडवोकेट के लिए तो दोनों मस्त है सर। हाँ, जो पिछली जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं। सर एक बात बताओ सर, हाँ, ये जो हम प्रोविजनल जमानती छुड़वाते हैं प्रोविजनल पर, हाँ, ये सर कौन से सेक्शन में है प्रोविजनल का प्रोविजन? प्रोविजनल का समझा नहीं मैं। प्रोविजनल जमानती कौन से? सर जैसे तस्दीक के आदेश हो गए, हम एप्लीकेशन लगाते हैं कि साहब तस्दीक होगा, फिर रहेगी आप इसे छोड़ दो प्रोविजनल में, तो सर वो कौन से सेक्शन में है सर? यार हमें तो आज तक यही नहीं पता लगा कि वो तस्दीक कौन से सेक्शन से हो रही। आज मैं वहाँ गया था सर, जो कल बता रहा था ना रामपुर वाला मैटर, हाँ, 151 वाला। तो उसने हमारी पार्टी ने उसे तहसीलदार को पीट दिया था। उसने फिर क्या हुआ, उसने मैडम ने आदेश कर दिया एसडीएम ने कि इनकी तस्दीक होगा। कौन से तहसीलदार को पीट दिया वहाँ? एक ही तहसीलदार है सर रामपुर वाला। नहीं, मेन तहसीलदार या नायब तहसीलदार सर, मेन तहसीलदार। अच्छा। तो सर उसने ऑर्डर खोला, ऑर्डर में खोल दे तस्दीक होगा। अब हम पहुंचे, हमने देखा, हमने उठा के प्रोविजनल की एप्लीकेशन लगा दी। अब वो मैडम भी चक्कर खा गई, वो तहसीलदार भी चक्कर खा गया। 4 बजे फिर उसके वहाँ से वो भिजवाया उसका परवाना। फिर उन्हें यही नहीं समझ में आया कि एप्लीकेशन दी कैसे, किस हिसाब से दी इन्होंने। बताओ भाई, विधि के ज्ञाता बैठे हैं क्लास में कि कौन से प्रोविज़न में। तो भाई कुछ ऐसा हो, कोई स्पेशल एक्ट हो, क्या हो ये भाई? या तो कोई सर, मैं तो ये देख रहा, मैं तो सर ये देख रहा कि मतलब नॉलेज बहुत कम लोगों को है इसकी प्रोविजनल वाली एप्लीकेशन। नहीं, या तो ये कहीं रूल्स में होगी कहीं, है ना? हाँ सर, ऐसा ही होगा कुछ। हाँ, क्योंकि देखो जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं, एक्ट में तो कहीं जमानतियों की तस्दीक का भी प्रावधान नहीं मिलता हमें। क्यों? ये जो हाई कोर्ट रूल्स क्रिमिनल होते हैं, हाई कोर्ट रूल्स सिविल होते हैं, है ना? जी। और आप ये मान के चलिए कि जमानतियों के लिए, जमानत के लिए भी अलग से एक्ट ये शायद बनाने जा रहे हैं, ऐसा भी मैंने कुछ सुना था, है नहीं? हाँ सर, होना चाहिए वैसे। हाँ, बेल के लिए अब पता नहीं ये वाली जो इन्होंने नए वाली जो सीआरपीसी इन्होंने बनाई है, अब क्या नाम है इसका, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, सुरक्षा संहिता। अच्छा सर। हाँ, ये है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, है ना? और इसमें देखते हैं बेल के प्रोविज़न इसमें डाले हैं कि बेल का भी अलग से ये कानून लेके आ रहे हैं। देखो, जो हम जो 82-83 वाली कहानी होती थी, वो 84-85 हो गई। क्यों अमित? एक बढ़िया जरूर। हाँ, पहले 82-83 होती थी, अब 84-85 है। 84 में प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग और अटैचमेंट होगा 85 में जाके। ठीक है? तो सतीश भाई बोल रहे हैं ना वेरिफिकेशन का, वेरिफिकेशन है वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शनरी पावर है। वो सेटिस्फेक्शन जिससे हो जाए, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कोर्ट, तो ज़्यादातर वो ये है कि हम जो प्रोविजन देते हैं अभी, या तो वेरिफिकेशन के दौरान हमें छोड़ दिया जाए, ठीक है नहीं, ये कोर्ट का सेटिस्फेक्शन है। हर जगह ये लिखा होता है कि मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर, तो ये उसका डिस्क्रिप्टिव पावर है, जैसे सेटिस्फाई हो जाए वो वैसे ही उसको दे देगा, ये नहीं, पावर है। एक चीज़ तो है अमित, वो तो ठीक है कि उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी संतुष्टि है,
लेकिन एक जो ये रूल बना हुआ है कि भाई 25,000 तक की जमानती को तो तस्दीक में जाने की आवश्यकता नहीं है, और 25,000 से 1 रुपया ऊपर हो गया तो वो तस्दीक में जाएगी। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? तो सब जनरल रूल की बात है कि जैसे बहुत सारे जो सेक्शन है ना वो जनरल फॉलो करते हैं। ये रूल्स से ही निकल के आती हैं कहानियाँ, और रूल्स हम लोग पढ़ते नहीं हैं नॉर्मली। रूल्स हमें कहीं हमारे सिलेबस में भी नहीं होते और हम पढ़ते भी नहीं हैं उन्हें। पढ़ते ही नहीं है सर, सही बात है सर। ये जो परिपाटी चली आ रही है बस उसी पे चल रहे हैं। बस वहाँ देखो कोर्ट के अंदर देखो, हम लोग जो एस्पायरेंट हैं, परीक्षा दे रहे हैं, हम थारोली एक्ट को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, जो जिनकी पुरानी प्रैक्टिस चली आ रही है, वो 20, 30, 40 सेक्शन में कंटेल होकर रह गए। उनसे ज़्यादा उन्हें कहीं आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और रही बात रूलिंग्स की, तो पहले रूलिंग्स पे वकील बहुत मेहनत करता था, रूलिंग्स निकालता था और रूलिंग्स को ऑनर मिलता था कोर्ट के सामने। अब क्या हो रहा है कि आप कोई रूलिंग ले जाओ, कुछ ले जाओ, कोई सिस्टम नहीं है। आपकी रूलिंग को उठा के रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। प्री जुडिस हुए बैठे हैं, जो उन्हें करना है वही करके रहेंगे। जब सर मैं कोर्ट गया ना सर, जब मैंने स्टार्टिंग की प्रैक्टिस, तो मैंने देखा, मैं इनके पास गया था, बाबू सिंह पुंडीर जी है जो, इनके पास रहा 3 साल। जी। तो मैं देखता हूँ जब जेल में बहस होती है 10-10, 15-15 मिनट की बहस हो जाती थी, और अब तो कुछ भी नहीं है। बस अब तो ये वकील साहब को भी पता है कि मामला अगर ऐसा है तो बेल हाई कोर्ट जाएगी जी, है ना। तो सर अब तो जो जज है ना, जजों ने एक व्यू बना लिया कि इस धारा में बेल देंगे, इसमें नहीं देंगे। बस वो उसके फैक्ट से कोई मतलब नहीं रहा। क्या फैक्ट है क्या नहीं है उनका कोई मायने नहीं है। पहले जज जो है वो सुनता था, लेकिन अब जज ने बांध ली वो जैसे पट्टी, वो ना वो कोल्लू के बैल वाली, कि उनको चक्कर काटना है, बस काटना है। सही बात है सर। आप जाइए। हालत ये हो रही है कि जो सत्र न्यायाधीश महोदय हैं, उन्होंने अपने आप को एक तरह से वो मान लिया जैसे मजिस्ट्रेट मान लेता है ना, कि भाई नॉन अवेलेबल सेक्शन में हमारी स्थिति ये है कि हम खारिज ही करेंगे। वो स्थिति सत्र न्यायाधीश महोदय की है कि 376 है तो खारिज, 302 है तो खारिज, है ना। अब वो किन सर्कमस्टेंसेस में 302 है, किन सर्कमस्टेंसेस में 376 है, उस पर कोई नज़र नहीं डालनी, बस, है ना। तो सर खत्म कर दें उन्होंने, फैक्ट्स तो हमने देखने ही नहीं है, बस कुछ नहीं है, बस धारा देखनी है, खारिज करके हाथ में देनी, जाओ भाई हाई कोर्ट चले जाओ। तो जो पुराने मामले हैं अमित, वो पुराने मामले तो पुरानी आईपीसी से गवर्न होंगे। जहाँ 302 लगी है तो 302 ही लगी रहेगी, वो तो हटने की नहीं। जी बिल्कुल सर, इसमें ऐसा भी है हमारे यहाँ पे, जब अभी हम पीछे प्रैक्टिस करते थे, थोड़ा न्यू कॉमर्स थे, तो उस समय पे कुछ सीनियर जो एडवोकेट थे, तो हम देखते थे कि ये फैक्ट पे आर्गुमेंट नहीं करते, तो वो देखने में सोईबाजी तो ऐसे करते थे कि भाई जैसे पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन वो हमेशा ये रहते थे अगर बेल कैसे खारिज हो जाए, हाई कोर्ट चली जाए, और हम ये मानते थे अगर भाई ये कैसे इसको सही फैक्ट पे आर्गुमेंट नहीं कर रहे। तो बाद में पता चला हमें कि सब कुछ ये मणिपाल यूनिवर्सिटी की देन है, और वो चाहते हैं कि हाई कोर्ट जाए तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा, और यहाँ पे छोटी से छोटी बेल भी वो खारिज कराने के चक्कर में रखते थे। बिल्कुल। तो आज भी वो देखते हैं कि जो फैक्ट की बात आती है, कोर्ट साइटेशन दे देते हैं, तो उनको मेंशन नहीं करते, पढ़ते नहीं है, और ये सोचते हैं कोई साइटेशन दे दी तो पता नहीं कौन सा उन पर जुर्म डाल दिया। बिल्कुल है नहीं। अब जो नए वाली जो ये कानून बन आ रहा है, इसमें जो बेल और बॉन्ड की बात की जा रही है, ये चैप्टर नंबर है 34। चैप्टर 34 जी। और चैप्टर 34 तो कल सर इसका प्रिंट निकाल ही लूंगा मैं सारे एक्टों का, और कम से कम ये कि एक 2 बार इंडेक्स वगैरह इसका देख लिया जाए कि कितना अंतर है पुराने में, कितना अंतर। देखो जो प्रोसीजर लॉ है वो तो पहले से ही फॉलो होगा, बिल्कुल,
बाकी जो आईपीसी है वो आईपीसी दोनों से कवर होगी, जो नया है वो नए से और पुराना है वो पुराने से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। चैप्टर नंबर 34 बोल रहा है प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स, ठीक है ना। 479 इसका बता रहा है बेल एंड बॉन्ड के बारे में, और 480 बता रहा है इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, यानी कि बेलेबल ऑफेंस वाली बात आ रही है 480 में, जहाँ बेल ली जाएगी। और मैक्सिमम पीरियड फॉर एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन, मतलब कि मैक्सिमम पीरियड भी बता दिया कि अंडर ट्रायल आप कितने समय तक रख पाओगे उसे। और 482 कह रहा अच्छी बात है सर, हाँ टाइम फिक्स कर देते हैं। अगर ये इस चीज की तो बहुत नीड थी, बट इन्होंने जो फिक्स कर रखा था कि भी पता नहीं कितने साल तक, 2 साल तक की सजा है और उसको 20 साल चला रखा है इन्होंने। तो ये कम से कम फिक्स हो जाए तो ये तो है कि हम उतने पीरियड में एक अपनी फीस भी फिक्स कर लें। बिल्कुल। भैया 3 साल चलेगा, हमें ये फीस दे देनी है। अब हम 8 साल तक ढो रहे हैं और दे रहे हैं वो हमें 1 साल की फीस। भाई आज आप कोई फ़ीस तय करो क्लाइंट से, और मुकदमों की कोई समय सीमा नहीं है वो कितना लंबा चल जाए। आप ये मान के चलिए कि जो है पिछली सदी के मुकदमे करोड़ों की संख्या में पड़े हुए हैं। हम 21वीं सदी में चल रहे हैं और 20वीं सदी का बर्डन कोर्ट्स पे इतना है कि वो उसी में दबा पड़ा है। और बेल के सेक्शन काफ़ी बढ़ा दिए हैं इसमें भाई। पहले तो हमारे पास कौन से सेक्शन थे, 436, 37, 38 और 39, है ना। जी। अब ये है 479 से शुरू हो रहा है, 498 तक जा रहा है बेल से संबंधित मामला ही। सर ये कोर्ट भी तो निकम्मी है, इनको कम से कम जो भी ऐसे गलतियां करें इनको एडवोकेट की तरह ट्रेनिंग की दिलाई जाए। अब बेटा आ जाओ और यहाँ खड़े होकर सामने, और जब प्रैक्टिस करके जब वहाँ बैठो। इनकी कोई तैयारी नहीं होती, कोई इनको ट्रेनिंग ठीक से नहीं दी जा रही, आके सीधा सीधा बिठाया जा रहा, और ये सीधे पढ़ करके सीधे आकर के सीट पे बैठ रहे। प्रैक्टिस का क्राइटेरिया इनको है नहीं। सिर्फ किताबी ज्ञान के आधार पे आप वहाँ बैठोगे और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं होगी तो फिर समस्याएं आती हैं, है ना। और फिर सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, अधिवक्ता बंधु हैं, और सही मायने में जो सीनियर मोस्ट अधिवक्ता बंधु हैं, वो बटरिंग में इतने ज़्यादा तेज़ हैं कि हम उनके कहीं आसपास भी नहीं फटकते। मैंने शायद बताया भी था कि एक 25 साल की एज का लगभग सामने पीठासीन अधिकारी बैठा हुआ है, और एक वकील साहब हैं महोदय जिनकी 50 साल से ज़्यादा की तो प्रैक्टिस है। जी जी जी। और वो उन्हें कह रहे हैं कि हुजूर तो हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो बड़ी कोफ्त होती है यार ऐसी इस तरह की बटरिंग देख के। अरे तुम कानून बताओ, उन्हें ढंग से बताओ, कान ऐंठो उनके। जब एक नहीं, ये जो बात है ना सर, साहब तो ज़्यादा जानते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हमेशा ये होता है कि एडवोकेट से वो कम जानते हैं। हाँ हाँ, एडवोकेट ही सर दे के आता है। एडवोकेट उन्हें समझा के आता है, भाई ये पढ़ो, ये समझो, ये देखो। और जब एक मतलब अबव 50 प्रैक्टिस वाला बंदा एक कल के आए बंदे को ये कहेगा कि हुजूर तो हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो फिर हम तो कुछ जानते ही नहीं। सर वो सब इनको तो ना, वो कहते हैं ना कि जो पॉलिश लगाने के काम करते हैं, बाकी तो इनको रगड़ेंगे उतना ठीक है, और अगर इनको पॉलिश लगाएंगे ना, इनको ज़्यादा कोशिश करेंगे मिर्च मसाला वो लगाने की, उतने ही ज़्यादा हमें दुख देते हैं। सही बात है। उनका देखो वो दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है यार। मतलब कि जो कुर्सी की गर्मी है वो दिमाग में चढ़ाने में हम वकील साथी भी सहयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं, है ना। सही बात है सर, ये तो बात है।
और फिर हमारी बाहर की राजनीति है, वे अपनी जगह है। वो तो सर बहुत, वो क्या बोलते हैं, वो तो फिलहाल तो चरम पे है सर। है नहीं तो सर ज़्यादा ही बुरा हाल है। अगर बाहर लेकिन सर जो एडवोकेट ऐसा होता है ना कि ये बिल्कुल मेरिट पर सही बात करता है, और एक सब्जेक्ट की बात करें उसको पूरे पढ़ लेते हैं, उसको ज्यादा सामने रुकने नहीं देते। ठीक है सर, आपका काम ये जो भी कुछ हो सामने से बस उसको आगे निकालना है। बिल्कुल अमित भाई, हमारे यहाँ तो ऐसा है, जो फिलहाल बार जो चल रही ना, और जो उनके सर्वा है, वो तो ये सोचते हैं कि दूसरा जो अपोज कर रहा है ना, वो ले ना कुछ भी खड़ा हो गए और जज भी उन्हें सुने बस। ये स्थिति है हमारे यहाँ। सरजीत भाई, ये सभी जगह स्थिति है, सभी जगह नए एडवोकेट से लेकर के जो एक सब जगह मनीपाल चला है ना, जिसने सब जो उनको ऐसा कर दिया है कि हमें तो पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ से तीर कहाँ निकल गया। सही बात। बहुत बड़े बड़े मामले जो है निपटाए जाते हैं। मणिपुर हाई कोर्ट की रूलिंग तो ज़बरदस्त चल रही है भाई, जी है ना। तो अभी सर कल से कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे क्या फिर? मैं यही सोच रहा हूँ कि वैसे तो क्यों अमित भाई, जो प्रोसीजर है सर कैसा आपको चलेगा? अब ये देखिए, एक समस्या आएगी अभी हमारे सामने, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं उनके सामने। चलो एग्ज़ाम देने वाले जो बंदे हैं उनके सामने तो बात अलग है, तो एग्ज़ाम में जोन सा एक्ट रखा जाएगा, उसी को पढ़ के जाना हमें, है ना। लेकिन जो प्रैक्टिसिंग व्यवस्था है उसमें अभी कुछ समय ये दिक्कत रहेगी कि जो पुराने मामले हैं, जो आईपीसी सीआरपीसी पुराने वाली चल रही है, वो पुराने मामलों पे पुरानी चलेगी, नए मामलों पे नहीं चलेगी। मेरा विचार तो यही है ना। सही बात है सर। और हो सकता है कि साक्ष्य वाला जो कानून आने वाला है वो हो सकता है कि भूतलक्षी प्रभाव के साथ लागू हो जाए। हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि सर अगर जो सेक्शन में एविडमेंट आ गया सर, सेक्शन ऊपर नीचे हो गए अगर जो बाई चांस, हाँ बाई चांस नहीं हो रहे, फिर तो सर नए को नए से चलना पड़ेगा, फिर पुराने उससे चलेगा सर। हाँ वो तो सारे हो रहे हैं भाई, ऊपर नीचे तो सारे हो रहे हैं टोटल। हाँ तो सर फिर तो सर वही होगा सर कि भाई इतने समय से इतने तक ऐसे और इतने समय से इतने समय तक ऐसे। हाँ आ जाओ भाई, मतलब एक प्रैक्टिकल डिस्टरबेंस होने जा रहा है। होगा सर। हाँ। जी भाई, जब इतना बड़ा। और सर एक बात और भी है, हाँ मतलब वो तो कहीं ना कहीं समझ जाएगा, पर जगह को संभलना भारी हो जाएगा। वे तो यार खुद ही उलझे बैठे रहे हैं। अब एक न्यायाधीश महोदय हमारे यहाँ, वो एक्चुअली हमारा क्लाइंट जो है वो एंटीसिपेटरी बेल पे है, हाई कोर्ट से है, ठीक है। अब हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल फुल फ्लैश है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कुछ। इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ऐसी भी दे के टिल चार्जशीट दी थी कुछ, हालांकि वो मतलब कि बेल के साथ खिलवाड़ था। भाई एंटीसिपेटरी बेल अगर आप दे रहे हो तो या तो डिनाई करो या अलाउ करो। ये बीच का रास्ता कौन सा निकाला आपने कि टिल चार्जशीट? तो यानी कि आप तो एक तरह से अरेस्ट स्टे दे रहे हो उसे, चार्जशीट तक जैसे मिलता था पहले। भाई अगर एंटीसिपेटरी बेल में हमें तो ऐसा आदेश हो रहा है कि टिल चार्जशीट एंटीसिपेटरी बेल है, तो ये कोई बेल थोड़ी हुई है। वैसे तो सर सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि अगर जो आपको एंटीसिपेटरी मिली तो बस आप इसे रेगुलर ही मान लें। जब आपको बेल दे दी और आपने कोई मिसयूज नहीं करा, तो हमारे वाले केस में तो ऐसा भी कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि एंटीसिपेटरी बेल ग्रांटेड की जा रही है और कंसर्न अरेस्टिंग ऑफिसर ऑब्लिक कोर्ट अपनी संतुष्टि की जमानती लेके इन्हें छोड़ दें। अब जब विचाराधीन था मामला, इन्वेस्टिगेशन के अधीन था, तो तब तो जो आईओ थे, इंस्पेक्टर थे, उन्होंने तो जमानती लिए और उनको छोड़ दिया। अब चार्जशीट आ गई, अब कोर्ट बैठा उसे लिए हुए, हमने एप्लीकेशन के साथ वो ऑर्डर लगा दिया हाई कोर्ट का कि साहब ये तो ऑलरेडी बेल पे है, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा जमानती मांग सकते हो अपनी संतुष्टि के। हाँ
हाँ यही है सर। है ना? वैसे सर उसकी भी आवश्यकता नहीं है, बस उसमें तो ये जो है बेल रेगुलर की सिर्फ एक एप्लीकेशन ही बहुत है। हाँ, उसके बाद भी नहीं, अगर मतलब जो वर्स्ट पोजीशन है, वर्स्ट पोजीशन वो है कि आप केवल उसमें जामिनान मांग सकते हो कि भाई मुझे मेरी संतुष्टि की जमानती चाहिए। वो इंस्पेक्टर की संतुष्टि के थे, इंस्पेक्टर की संतुष्टि मेरी संतुष्टि नहीं हो सकती। वो चाहे तो उससे भी संतुष्ट हो सकता है, लेकिन वर्स्ट पोजीशन बता रहा हूँ, वो उस फाइल पे कुंडली मारे बैठा है, उससे ऑर्डर नहीं होया जा रहा उसमें कि वो क्या करे। अब बताइए क्या करें? ऐसा है। उसकी तो सर बहुत बड़ाई करें। संजीत भाई थोड़ा माइक को ऑफ कर लिया करें जब और जी ऐसा है सर। ये तो चलो हमें जुडिशरी कुछ रिलीफ दे रही है, लेकिन जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने तो यहाँ तक इंतजाम कर रखा है, अब भाई कोर्ट तक बात जाए ही ना, 7 साल तक के जितने भी केस हैं उन्हें सब वहीं निपटा लो थाने में ही। बिल्कुल। कोई मुकदमा दर्ज करने वाले, कोई बेल देने वाले। तो आप एक बात देखिए, चोर है उसी से पूछो पे तू न्याय कर, तो क्या वो न्याय कर सकता है? वही पकड़ने वाले, वही बेल देने वाले, वही 7 साल तक के केसों में उनमें इतनी जो बुद्धि है उनकी वैसे ही करप्शन से दबी हुई है, तो वो कहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं? तो कम से कम हम इनसे कह तो लेते हैं जो हमारे सामने कदे बैठे हुए हैं, हर केस में ऐसा कर दो, नहीं तो वहाँ थाने में जाके हम किससे कहें? वो वकील की शक्ल देखते तो वो और गरमा जा भैया। ना पैसे की वो रहती है ना कि पैसे नहीं मिल पाएंगे, हमसे डंगा अटकाएंगे। हमसे कई लोग कहते हैं कि सर हमारे साथ वहाँ थाने चलो, कप्तान के चलो। मैंने कहा भैया हाथ जुड़वा लो, हम यहाँ अपनी कोर्ट के वकील हैं, इससे बाहर जाकर हम अपनी दुर्गति नहीं कराना चाहते। बोले नहीं जी हम फ़ीस दे देंगे। मैंने कहा भाई फ़ीस हमारे से उल्टी ले लो तुम, लेकिन हम कोई पर्सनली मैटर हो, कोई व्यक्तिगत ही मामला हो, उसी में हम कहीं किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष जाना पसंद करते हैं। नहीं तो वहाँ जाके क्लाइंट के साथ जाके तो वकील को एक हे दृष्टि से वो लोग देखते हैं, है ना? और ये नहीं सब दुश्मन। हाँ, ऐसा लगता है कि एडवोकेट दिया हाँ, तो तुम्हारी जो डीलिंग है वो नहीं हो पाएगी। बस वो उन पे खतरा, अपने आने वाले संभावित पैसों पे खतरा नज़र आता है उन्हें, तो इसलिए उनका वहाँ बिहेव जो होता है वो अप टू द मार्क नहीं होता। देखिए सब लोग तो एक बराबर नहीं होते, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वहाँ वकील से गुड बिहेव नहीं किया जाता, और वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ गुड बिहेव ना हो, है ना? क्यों एनू? इसमें कुछ हमारे एडवोकेट दिखते हैं हाँ, तो हाँ, वहीं पर रात दिन घूमते फिरते हैं, और उन्होंने अपने जितने भी हमारी एक इमेज है, जो हमारी एक तरह से समाज में प्रतिष्ठा है, गुडविल है, उसको उस सबको खराब करते हैं, स्पॉइल कर दिया है। क्यों एनू? जी जी एनू लाइन पे हो या दाएं बाएं चले गए? भाई आप लोग बोर तो नहीं हो आपकी बातें सुन रहे रहे इस डिस्कशन से? आप बोर तो नहीं हो रहे? ये डिस्कशन क्लास चल रही है आज की? नहीं सर, क्योंकि हमारे पास तो ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है, तो इसलिए हम तो सुन ही रहे हैं सर। हाँ, अब मैं एक बात बोली थी मैंने अभी कि मैंने कहा भाई जहाँ आदमी का सम्मान ना हो तो उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। जी तो एक ऐसा ही बिल्कुल मैसेज मैं फेसबुक पर पढ़ रहा था, तो वहाँ भी सेम बात लिखी हुई थी कि जहाँ इंसान का सम्मान ना हो, आदर ना मिलता हो, तो वहाँ उसे नहीं जाना चाहिए। तो एक पीड़ित पति नीचे लिख रहा है, तो क्या बोला जी, आदमी अपने घर भी ना जाए? तो क्योंकि उसकी हालत, लड़की मुर्गी तो दाल बराबर होती उसकी है। बेचारे की वहाँ घर में भी दुर्गति हो रखी है। तो देखिए अभी मेरा, हमको ना एक बात पूछनी थी हाँ बिल्कुल पूछिए। सर। ये जो मेंटेनेंस वाले जो केस होते हैं उसमें सर अगर किसी दोनों पार्टी के बीच सर अगर मीडिएशन हो जाता है और जो जज है वो एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं और बोलते हैं कि 13B का मुकदमा डाल दिया जाए, तो सर वो 13B का जो डाइवोर्स पिटीशन है वो सर कितने टाइम पीरियड में ख़त्म हो जाता है फिर? देखिए उसके लिए व्यवस्था तो ये है कि पहली डेट 6 माह की लगती है,
लेकिन अब कुछ लॉ ऐसे आए हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जहां आपको ये लग रहा है कि एक मैटर था, वो अभी साइटेशन तो एग्जैक्ट मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या था कि जो लड़का लड़की थे उनको कहीं बाहर जाना था और उनको 13B का डाइवोर्स पिटिशन लगाना था। तो लीगली तो उनको ये बोल दिया गया भाई आज आप पिटिशन फाइल करेंगे और 6 माह की आपका एक कूलिंग पीरियड दिया जाता है एक्चुअली, वो कि हो सकता है कि घर बच जाए। 6 माह इनको एक कूलिंग पीरियड में डाल देते हैं कि ये लोग सोच विचार लें 6 माह तक कि वास्तव में हम लोग जो करने जा रहे हैं वेदर दिस इज़ राइट और रॉन्ग। तो उस पर्पज़ से उन्होंने कहा कि भाई 6 महीने की तारीख आपको लगाई जाती है। तो उन्होंने कहा जी 6 महीने का समय हमारे पास नहीं है, हमें तो बाहर जाना है, अब्रोड जाना है, हमारा वीज़ा तैयार है, पासपोर्ट तैयार है, सब कुछ तैयार है। अब हम 6 माह या तो यहाँ रुकें या फिर अब जाके फिर लाखों रुपए खर्च करके हम उस तारीख के लिए स्पेशली आएँ, तो ये दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो उन्होंने मामले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस तरह का मामला है तो वहाँ 6 माह वाली जो कंडीशन है उसको भी आप रिलैक्स कर सकते हैं, और जब दोनों पार्टीज़ ये मान चुकी हैं कि हमारा घर अब बचने वाला नहीं है तो विदिन 6 मंथ से पहले भी उसको डिसाइड किया जा सकता है। सामान्यतः 6 माह का वहाँ व्यवस्था है 13B। यही तो जानना चाह रहे थे आप। अमाउंट है जी, जो सर वो अमाउंट फिक्स हुआ है, तो वो अमाउंट जो है मतलब जो फर्स्ट हाफ है मतलब वो जो ये 13B डाला जाता है उस वक्त दिया जाता है या फिर मतलब किस टाइम होता है ये? वो पक्षकारों की सम्मति पे डिपेंड करता है। अच्छा, वो पक्षकारों की सम्मति पे ये भी हो सकती है कि भाई हमने ये पैसा जो है एक बीच के आदमी के पास रख दिया है ना, और वो दोनों का विश्वास पात्र है, जैसे ही केस समाप्त होगा ये पैसा हकदार को दे दिया जाएगा, ठीक है। या फिर हमने अदा कर दिया है, अगर आप आपस में इतना विश्वास है कि भैया ये पेमेंट हो गया हमारा, उसको वन टाइम एलिमनी आप बात कर रही हैं जो जिसमें एक मुश्त गुजारा भत्ता दे दिया जाता है, उसकी आप बात कर रहे हैं। तो ये सब पक्षकारों के आपसी उसके ऊपर है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि वो कैसे उसे सेटअप करें। अब आज ही एक 13B की हमारी एक फ़ाइल लगी हुई थी, उसमें डेट थी 6 महीने वाली, ठीक है। अब उसमें लड़की पक्ष का फ़ोन आता है कि सर हमारा तो जो लेन देन तय हुआ था वो अब तक मिला ही नहीं हमें। अब लेन देन बिना लिए हम अगर बयान कर देते हैं 13B में तो हमारे तो हाथ कट जाएंगे, डिवोर्स हो जाएगा, फिर क्या देने वाले हैं वो। तो मैंने कहा भाई एक डेट इसमें और लगवा लेते हैं आगे। हमने 15 दिन की एक डेट बढ़वा ली उसमें। अब इस बीच मैंने कहा भाई अपना लेन देन का हिसाब किताब निपटा के जब आ जाओ तुम कोर्ट के सामने, आगे बयान दे देना है यहाँ पर। तो आपकी यही शंका तो थी जो आप जानना चाह रहे थे। जी सर, कि सर हमारे ना एक कुलीग है मतलब जानने वाले हैं, तो उनका आज ये फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो हमसे पूछ रहे थे मतलब उनका मीडिएशन जज के थ्रू मतलब वो पार्टी आपस में मतलब अमाउंट ही नहीं डिसाइड करने पा रही थी। बाकी केस में था कुछ नहीं, लड़की के एलिगेशन इतने ज्यादा थे जबकि वो सभी फॉल्स थे। तो एक अमाउंट पे वो टिका हुआ था, भाई उनकी डिमांड लड़की की 20 लाख थी, लड़के वाले ने, जबकि सर बिल्कुल ही विदाउट एक बिल्कुल दहेज वाली शादी थी ही नहीं, डाउरीलेस मैरिज थी, बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ बिल्कुल डाउरीलेस शादी थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़के वालों ने कहा भाई ठीक है जो आपका खर्च हुआ और उसके बाद जो आप हम पे जो पेनल्टी लगाना चाहो वो हम तैयार हैं। लेकिन वो इतना ज्यादा 5 साल उन्होंने उनका टाइम इतना ज्यादा खींच दिया, बहुत ज्यादा, और मतलब बिल्कुल हरिश कर दिया। लेकिन फाइनली फिर आज ये हुआ कि वो बता रहे थे कि जज के थ्रू उनका मीडिएशन हुआ, जज ने उन्हें बुलाया कि ठीक है दोनों पार्टी बैठो और आपस में बताओ क्या चाहते हो। जबकि जज ने कहा जो एलिगेशन लड़की ने लगाए हैं वो सारे ही सारे बिल्कुल फॉल्स हैं। उन्होंने बिल्कुल नकार दिया कि आप जो भी लगा रही है सब झूठ है, अब आपका केवल एक अमाउंट पे टिका हुआ है। तो अमाउंट उन्होंने करते कराते भाई लड़के के ऊपर तो सारे तो उन्होंने 10 लाख रुपए का वो एक अमाउंट फिक्स करा है। तो उन्होंने नेक्स्ट डेट दी है, शायद अक्टूबर के आसपास है या सितंबर लास्ट है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कर लो। तो वो हमसे पूछ रहे थे कि अगर 13B का मुकदमा डाला जाता है तो कितने टाइम में ये चीज़ें हो जाती हैं, और जो क्योंकि उनके वकील साहब वो बता रहे थे बड़ी जल्दी कह रहे कि मैडम हाफ अमाउंट तो ये आज ही दे देंगे जब तय हुआ है। तो कह रहे कि ऐसे आज का जेब में थोड़ी लेके आदमी इतना कैश लेके घूमता रहता है कि हाँ आज ही दे देंगे जी, लोग बिल्कुल थाली में परोसा हुआ ले जाओ जी। हाँ, और 10 लाख रुपए कहने में तो कम वक्त लगता है, 10 लाख रुपए कलेक्ट करना अपने आप में आज भी बड़ी चीज़ है ना।
और सर वो उन्होंने ये कहा कि अगर हमने लिया होता हम हर तरीके से देने के तैयार थे, लेकिन हमने लिया नहीं तो आदमी को देने में जोर पड़ता है जिसने नहीं लिया। सही बात है, और बिल्कुल। उसके बावजूद वो तैयार थे, और 5 साल कह रहे हमारे गए, लाइफ भी मतलब 5 साल हम पीछे हो गया भाई, इंसान कहाँ से कहाँ पहुंचता 5 साल में, लेकिन वो तैयार ही नहीं थे। तो वो हमसे बात को पूछ रहे थे कि कितना टाइम लग जाता है 13B का जब उस डाला बस जाए। उन्होंने बोला 13B का इनका मुकदमा डालो और खत्म करो इस मुद्दे को। और कुछ 13B नहीं। का तो यही है कि 13B की इनका एक जॉइंट एप्लीकेशन दोनों की बनेगी, दोनों प्रस्तुत होकर उसे एडमिट करा देंगे। और नॉर्मली रूटीन ही चल रहा है, वो तो 6 महीने वाला लोअर कोर्ट्स में रूटीन ही चल रहा है। वो स्पेशल केस हैं जिनमें आप 6 महीने से पहले अर्जेंट कोई शो करके उससे पहले करा लें, लेकिन 6 महीने का समय तो मिनिमम लगेगा। जी ऐसा होता है एनो जी। फिर भी उसमें आप अगर फर्स्ट मोशन फाइल करने के बाद में और वेव ऑफ की एप्लीकेशन लगाएंगे, पहले तो उसमें 6 मंथ की कोई डेट लगेगी, लेकिन अगर सेटलमेंट हो गया है और कोर्ट को थोड़ा सेटिस्फाई या मैनेज कर लिया जाता है, अगर जी वैसे इनका पीछे मीडिएशन के द्वारा फाइनल कर लिया गया है और अब ये सब अपने अपने रास्ते पर हैं, हाँ, तो उसमें वेव ऑफ किया जा सकता है। बिल्कुल। और जैसे ही वेव ऑफ किया जाए तो उनका सेकंड मोशन फाइल करने के बाद में जो भी, जैसे कुछ तो प्री फर्स्ट मोशन पे अमाउंट पे हो जाएगा और फाइनली सेकंड मोशन पर पे करने के बाद एविडेंस कराओ उनकी, और उसको फाइनली वेव ऑफ अगर एक्सेप्ट कर लेती है कोर्ट तो फिर सेकंड मोशन फाइल करने के बाद इसको अमित वेव ऑफ वाली तो कहानी यहाँ है ही नहीं। वेव ऑफ तो लड़के वाला तो ये चाह रहा होगा ना, उसे 10 लाख रुपए मैनेज करने हैं, तो उसे तो 6 महीने कम से कम चाहिए। हाँ सर, वो तो यही चाह रहे हैं। नहीं, अगर उनको ये है कि 6 मंथ का टाइम चाहिए ही चाहिए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर वो ये चाह रहे कि नहीं हमें तो सेटलमेंट करके वेव ऑफ करा के फटाफट इसको निपटाइएगा, तब एक अलग बात है। देखो लेने वाले को तो लगता है मुझे तो आज ही दे दे, लेकिन देने वाले को मैनेज कर। सही बात। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को क्या भाई चेक होता है या चेक होता है या डीडी या किस तरीके से दिया जाता है? हाँ, वो ऑन रिकॉर्ड दिखाने के लिए वो डीडी वगैरह का प्रबंध कराते हैं कोर्ट कि भाई डीडी नंबर खुल जाए या फिर अगर नगद भी लेन देन हो रहा है तो उसकी एंट्री भी जो है फाइल पे करा देते हैं। कोर्ट अपने सामने लेन देन दिखा के ना उसको वहीं ऑन रिकॉर्ड दिखा देते हैं कि भाई ये प्राप्त किया, और उनकी वहीं रेसिप्ट जो है वो उसी पे करा लेते हैं जो कोर्ट की फ़ाइल चल रही होती है। वैसे तो नॉर्मली कोर्ट ये कहता है कि भैया हमें तो आप अकाउंट में डाल के डीडी बना के आप नंबर 1 से लेके आओ और हम उसको ऑर्डर में खोल देंगे। वो सबसे साफ़ सुथरा काम है भाई, खाते से खाते में ट्रांसफ़र होगा, कोई झगड़ा लफड़ा ही नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो चलिए आज की क्लास को विराम देते हैं। कल्पना जी, अमित जी, अनु जी, परवेश भाई, और कल से हम कांटेक्ट शुरू कर लेते हैं। बाकी जैसी भी परिस्थितियाँ होंगी, सीआरपीसी आपका 132 तक हो चुका है। अगर हम समझेंगे कि भाई उसको भी पूरा पढ़ना चाहिए तो उसको भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी उसको होल्ड पे रखते हैं, है ना? सर होल्ड पे रखते हैं। इसके अलावा मेरा तो थोड़ा सबमिशन ये है सर, अभी जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, इसमें आप ही या जो और बोल रहे थे आप एक सीबीसी के लिए और या फिर जीएस के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें मोस्टली जितने भी एस्पिरेंट हैं वो थोड़ा सा वीक होते ही हैं, जीएस में भी। तो ऐसा कुछ करें कि जैसा एकदम से डिस्कशन भी हो, या फिर हमें एक तो जीएस का बहुत ज़्यादा नेसेसरी पार्ट है और एक आप सीपीसी के लिए बोल रहे थे, तो सीपीसी के पे थोड़ा सा फोकस। हाँ, सीपीसी वाली मैडम एक्चुअली वो पहले खुद बीमार पड़ गई, फिर उनका बच्चा बीमार पड़ गया, तो थोड़ा सा अभी मिसकम्युनिकेट उनसे हो रखा है। मैं उनसे संपर्क करूंगा, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सीपीसी भी स्टार्ट कर लेंगे, है ना? सर आपकी पहुंच लोकसभा तक नहीं है सर। एक महामारी की मार थी, वो कोविड आया, एक इसकी मार हम जैसे पे डाल दी, ये बदल के सर वो पिछला कम था ये इसे समझ नहीं पा रहे थे अब तक। रोज हम ही लोग तो डिस्कस कर रहे थे क्लास में कि भाई ये विधिवेदता समझ सर भगवान सुनता है तो किसी और चीज सुनना कहते तो और बहुत कुछ है, वो तो नहीं सुना। अब मैंने पता है आपके लिए भी है, क्योंकि एक मायने में ही आपके लिए फायदेमंद भी है। क्यों? क्योंकि जितने भी बहुत ज्यादा हाईली एस्पिरेंट थे अब उनको भी सब
बलि पढ़ना पड़ेगा और आपको भी, तो अब आप इसमें ज्यादा बाजी मार सकते हैं। मतलब कि आप दूसरी भाषा में ये कहना चाह रहे हैं कि गधे घोड़े सब एक समान हो गए। सर ये तो मन को समझाने वाली बात है, आप कैसे ही समझा लो सर। मैंने पता है सबसे पहले कौन सा सेक्शन देखा अमेंडमेंट, जी वो जो 511 वाली व्यवस्था जिस पे हम कहते थे ना 510 वाली, सबसे कम वो है 10 रुपये का जुर्माना। 10 रुपये। 10 रुपए का चार्ज। हाँ अब वो अप टू 1000 कर दिया गया है। हाँ, चलो ये तो जरूरी था। अभी तो बहुत सारे अमेंडमेंट के लिए जरूरी थे जो हमने बीच में डिस्कशन किए। हाँ तो ऐसे चलिए, बहुत सेक्शन थे तो पुराने उसमें थे। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और Good night, sir. भरत सर की Thank you, अगर sir. क्लास Good night, sir. होगी तो वो अपना लिंक देंगे आपको, है ना? नहीं होगी सर। अच्छा मैसेज आ गया, चलिए ठीक, जी सर। ओके, शुभ रात्रि।